आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, हमारी पहली हेडिंग रहेगी पदार्थ। हमने आपको पहले भी बताया था ये बात कि हमको जो भी चारों तरफ दिखे, अपने सराउंडिंग जो भी दिख रहा है, वो सब मटेरियल है, पदार्थ है। तो अगर जो हम पदार्थ की डिफिनीशन की बात करें कि पदार्थ की डिफिनीशन क्या है, पदार्थ की डिफिनीशन क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? जैसे मेरे पास ये एक डब्बा है, मैं इसको जहां पर रखूंगा तो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। घेरेगा कि नहीं करेगा? जिसके अंदर घनत्व होता है, देखो जिसमें क्या हो, आयतन हो। मैटर की अगर जो हम बात करें, अगर जो हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ को ऐसे समझिए, जिसमें क्या हो, आयतन हो। जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, घनत्व हो। अगर जो घनत्व है तो समझ लीजिए वो क्या है, पदार्थ है। आयतन हो, घनत्व हो, और क्या हो, द्रव्यमान। द्रव्यमान होना चाहिए। आपको यदि ये चीजें मिल रही हैं तो समझ लीजिए वो आपका क्या है, पदार्थ है। क्लियर हो रहा है ना? यानी जैसे आपका किताब हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, वाटर हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, पदार्थ है। क्योंकि ये स्थान घेरती हैं, इसके अंदर अपना खुद का आयतन होता है। बात समझ में आ रही ना? घनत्व तो होता है। तो अगर जो कोई भी आयतन के बारे में पूछे, अगर जो कोई आपसे पदार्थ के बारे में पूछे तो आप तुरंत आंसर दीजिए। वे सभी वस्तुएं या वे सभी चीजें जिनमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। चलिए अब इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं फटाफट। ऐसी वस्तुएं जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कहलाती है। उदाहरण में चाक, मेज, जल, ठीक है, गैसें आदि। ऐसी वस्तुएं जिसमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। चाक, मेज, जल, गैस, कुर्सी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, पेन इत्यादि जो कुछ भी है वो सब क्या है, हमारा पदार्थ है। पदार्थ को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, घनत्व। क्या इस्तेमाल किया गया है? घनत्व। इसके बारे में अभी जब आगे हम आपको प्रत्येक यानी ठोस, द्रव की और गैस की, ठोस, द्रव, गैस की जब विशेषताएं बताएंगे, उनके गुणधर्म बताएंगे, तो वहां पर इस शब्द का हम आपको मतलब बताएंगे कि घनत्व क्या होता है। देखिए हर एक छोटी बड़ी चीज आप लोगों को साइंस में समझना बहुत ही जरूरी है। अगर जो नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए फिर आप साइंस में अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, और पकड़ बनाना है तो छोटी छोटी चीजों का आना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रही ना बात? शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। यदि जो बच्चे ये दिमाग में बात बैठाए हैं या उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट में जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो वो मेहनत करना चालू कर दें, वो भी आगे निकल सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
एक से एक ऐसे महारथी थे जिनके पास बहुत सारा धन था, पीढ़ियां बैठ करके खाती, लेकिन खुद का कमाया नहीं था तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने उसका मतलब नहीं समझा। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था, शून्य थे, जीरो थे, आज उनके पास अरबों की संपत्ति है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ही हमेशा कहां से की? शुरुआत से की। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए और वो इतना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर आप लग जाइए, जुट जाइए। पदार्थ की अवस्थाएं, ये पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? तो आप समझ लीजिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं भैया? 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी? ठोस होती है, दूसरी अवस्था द्रव होती है, और तीसरी अवस्था हमारी गैस होती है। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे ठोस क्या है, सॉलिड क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं समझाता हूं। आप एक चीज बताइए, यदि आपका सर या किसी भी व्यक्ति का सर पत्थर से या पत्थर सर से टकरा जाए तो क्या फूटेगा? सर फूटेगा। फूटेगा कि नहीं फूटेगा? या लेकिन पत्थर नहीं फूटता है। तो आप समझ जाते हैं कि हम टकराए किससे हैं? ठोस से टकराए, पत्थर से टकराए। यानी एक चीज आपको यहां पर यह समझ में आती है कि जो ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस क्या होते हैं भैया? समझिए, ठोस हुए हैं या ठोस, उनको ठोस बोलते हैं जिनमें क्या हो? निश्चित आकार हो। क्या हो भैया? निश्चित आकार हो। यदि उसके अंदर निश्चित आकार है तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा? चाक क्या है? ठोस है। बात समझ में आ रही है ना? ये डस्टर क्या है? ठोस है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन भी इनका निश्चित होता है। अब देखिए, जैसे मान ले ये चाक है, हम इस चाक को किसी भी बर्तन में डाल दें तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? क्या इसको किसी भी बर्तन में डाल दे तो इसका आयतन बदल जाएगा? ये जितनी लंबी चौड़ी है, जितना इसका आयतन है उतना ही तो रहेगा। हमने यहां पर लिखा है कि निश्चित आकार और निश्चित आयतन। अब क्या, अब आप ये प्रश्न हमसे कर सकते हो या आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, क्या ठोस हमेशा बना ही रहता, वो कभी बिगड़ता नहीं है? यानी उसका आकार कभी बिगड़ता नहीं है? बिगड़ता है भैया। क्या हो जाता है? बिगड़ता है। ऐसा नहीं है, ठोस का आकार बिगड़ता है, लेकिन उसको जब बिगाड़ोगे तब बिगड़ेगा। जैसे हम इस चाक पर भी इसको हथौड़ी से पीट दें तो ये एकदम चूरा हो जाएगा। लोहे को हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसका आकार नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसका स्वयं आकार बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है। स्वयं आकार बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है। अभी जब हम आगे आपको द्रव बताएंगे तो आपको पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। यानी आपके दिमाग में एक बात चली गई कि ठोस में आयतन और आकार हमारा नहीं बदलता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर हो गया? अब इधर द्रव में आ जाइए आप। द्रव में अगर जो बात करें तो इसका जो आकार है द्रव का, वह अनिश्चित होता है। क्या होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है भैया?
निश्चित होता है। कहोगे कैसे? आप कहोगे ना कैसे होता है, तो जरा समझिए। हमने लिखा कि द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। आप एक काम करिए, आप लोटे में पानी भरिए, फिर वही पानी उठा करके आप बाल्टी में डाल दीजिए, वही पानी उठा करके आप मटके में डाल दीजिए, तो जैसा बर्तन होगा पानी वैसा आकार ले लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? यानी आप क्या देख रहे हो कि द्रव का आकार क्या है? बदल रहा, यानी अनिश्चित है कि नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मान लिया 500 ml पानी आ रहा है, उदाहरण। तो यदि इस 500 ml पानी को चाहे किसी भी बर्तन में ना जो है पलट दें, किसी भी बर्तन में पलट दें, आकार तो बदल जाएगा, लेकिन क्या 500 ml पानी 1000 ml हो जाएगा या 400 ml हो जाएगा? आयतन बदला? आयतन बदला? नहीं बदला। यानी आपको क्या मैंने लिखाया है? मैंने लिखा है कि आकार तो निश्चित है, आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर दिमाग में बात घुस रही है, दिमाग में बात घुस रही है ना। लेकिन वही इसमें क्या हो रहा है? आकार वही है, चाहे किसी भी बर्तन में डालिए। यदि आपकी चाक 1 ग्राम की है तो वह उसको चाहे किसी भी बर्तन में डालिए, उसका आयतन यानी आकार, यानी जो उसमें जितना भी मटेरियल लगा है बनाने में, ठीक है, वो यानी कि आयतन की बात कर ले तो आयतन उसका नहीं चेंज होगा। बात समझ में आ रही ना? बस आपको यही चीज यहां पर ध्यान रखना है कि भैया ठोस में आकार आयतन दोनों नहीं बदलता, लेकिन द्रव में आकार तो अनिश्चित हो जाता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता, आयतन वही रहता है। अब इधर गैस में आ जाइए। देखिए, ये मैं इसलिए आपको सांकेतिक रूप में बता रहा हूं जिससे आप तीनों में ये बात आपको समझ में आ जाए, आपके अभी के अभी ये बात दिमाग में बैठ जाए कि ठोस, द्रव, गैस आखिर होते क्या है, इनको क्यों बांटा गया है, इनमें ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है, या इनमें ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या डिफरेंट है जो इन तीनों को अलग अलग बांट रहा है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए गैस में। गैस में अगर जो हम आकार की बात करें तो वो भी अनिश्चित, आयतन, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी यहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की, ठोस, द्रव, गैस की, हालांकि यही तो डिफिनीशन है, जिनका आकार और आयतन, जिन वस्तुओं का आकार या जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो ठोस है, जिनका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो वो द्रव है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस है। डिफिनीशन तो यही है ना। लिख लेंगे कि लिखाना पड़ेगा? लिख लेंगे यार, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप जरा देखो, आपको हिंट के रूप में, एक सांकेतिक रूप में हमने आपको बताया, बात समझ में आ गई। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है ना, थोड़ा बहुत जो रह गया है उसको घर पे जा करके कस के कूच के दिमाग में भर लीजिए। कैसे भरना है? प्रैक्टिस करिए, अपने मन में डिफिनीशन को याद करिए, क्या बताया गया था याद करिए, रब पर 1-2 बार लिख डालिए। देखो अभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग में बैठे ना, लेकिन वही इकट्ठा कर ले तो बाद में पचा नहीं पाते हो। 100 दिन का खाना एकदम से दे दिया जाए, खा पाओगे? हाँ, कोई क्षमता नहीं है। रेगुलर आप उसको मेंटेन करते रहिए, और जो चीजें दिमाग में बैठ गई ना उनको कोई निकाल ही नहीं सकता है। नोट्स ऐसे बनाइए, 1000 बार इस बात को बोले, नोट्स ऐसे बनाइए जो आपको लाइफ टाइम काम दे। उस कॉपी को इस कदर से बना दीजिए कि वो जब भी हम खोले तुरंत समझ में आ जाए। उसको फेंकिए मत, ये मत सोचिए कि आगे काम नहीं करेगा, हो सकता कोई चीज दिमाग से उतर जाए, बैठ जाए, है ना। तो एक सिस्टम से सब कुछ नोट्स बनाइए, आपके देखिए आपको लाभ मिलेगा। देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया,
पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अगली हेडिंग रहेगी ठोस, द्रव, गैस के गुणधर्म। ठोस कामा द्रव व गैस में अंतर। गैस में अंतर। देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं ये अंतर भी है और यही आपके गुणधर्म भी हैं। ठीक है, यदि आपसे कभी कोई ठोस के गुणधर्म की बात कर ले, ठीक है, तो आपको यही बता देना है। हमने एक चार्ट बना लिया है। चार्ट में हमने इधर क्रम संख्या दी है, इधर मैं गुण का नाम लिखूंगा, फिर ठोस है, द्रव है और गैस है। यानी जो भी मैं गुण लिखूंगा तो वह गुण ठोस में कैसा है, द्रव में कैसा है और गैस में कैसा है, मैं प्रत्येक खाने में लिखता चला जाऊंगा। और पहला गुणधर्म है आपका, यह पहला अंतर क्या हो जाएगा? आकार। ठोस में आकार निश्चित होता है, यही तो बताया था। द्रव में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वह वैसा ही आकार ले लेता है, तो इसलिए हम क्या लिख दिया? अनिश्चित। यानी अब अगर जो हम गैस में देखें तो गैस में भी क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। क्लियर हुआ? अगला हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ में आ रही बात? देखिए ये दो चीजें जो मैंने डिफिनीशन में बताई हैं वही हैं, कि नहीं है? अब अगला आ जाएगा आपका घनत्व। क्या आ जाएगा? देखिए वही शब्द यहां पर आ गया, घनत्व शब्द आ गया। अब मैं घनत्व की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा घनत्व ठोस में, सबसे ज्यादा। द्रव में कम हो जाएगा, इसमें अधिक लिख लीजिए, इसमें कम लिख लीजिए और इसमें बहुत कम। क्या हो जाएगा? इसमें बहुत कम। क्लियर हुआ? यानी घनत्व ठोस में सबसे अधिक, द्रव में कम होता है, गैस में बहुत कम। द्रव में कम मतलब ठोस से कम होता है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठोस से कम। ठीक है? और इस वाले में ठोस, द्रव दोनों से कम या फिर बहुत कम। अब इसको समझ लीजिए घनत्व क्या है। घनत्व को समझिए। देखिए जो ठोस होता है ना भैया, वो बहुत मजबूत होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठोस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। जैसे बालू के छोटे छोटे कण को पानी में भिगो करके उसका एक गोला बनाइए, तो देखो क्या एक गोला बन गया कि नहीं बन गया? यानी छोटे छोटे कण चिपक करके क्या बन गए? एक गोला। वैसे छोटे छोटे कण ही मिल करके, जो हमारी हमको आंख से नहीं दिखते, वही छोटे छोटे कण मिल के किसी भी पदार्थ को बनाते हैं। तो ठोस जो होता है ना भैया, उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए ठोस काफी मजबूत होते हैं। यानी समझिए मेरी बात, मैं इसको समझा रहा हूं घनत्व को। जैसे ये मान लिया मेरे पास एक गोला है लोहे का, समझ रहे हैं ना? तो इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ये एकदम इसमें खूब पास पास घने 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 खूब घने घने होते हैं। बात समझ में आ रही ना? जैसे क्लास में आपको एक सीट पर एक बच्चा बैठा दिया जाए और फिर एक ही सीट पर 3-4 कर दिए जाए, तो क्या कहते हो यार? क्या बोलते हो? गर्मी बहुत लग रही है, बहुत घने बैठा दिया गया है, ठूस ठूस करके भर लिया है। टेम्पो वाला देखो क्या करता है, वो तुम्हारा जबरदस्ती घनत्व बढ़ा देता है।
अब जब आप बहुत भाई जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे ना भैया ठोस के, तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी कमरे में आप लोग बैठे हो, दूर दूर हो, अभी कस के इसी में बच्चे गूंज दिए जाएं, बोरी में आलू भरते हो, बोरी में गेहूं भरते हो, हला हला करके भर रहे हो, और आ जाता है, और हलाते और आ जाता है, यानी जितनी बार हला हला के भर रहे हो ना, घनत्व तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? और घनत्व तो बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? यानी घनत्व तो क्या है, आपके बात समझ में आ गई? वही जो आपका द्रव होता है। अब द्रव में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं? ठोस से कम होता है घनत्व, और कम तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दूर दूर उनको रखा जाएगा। आपको दूर दूर बैठा दिया जाए, आपका घनत्व कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? और घनत्व कम होगा तो मजबूती भी। तो ठोस से कम है, देखो इसका घनत्व कि नहीं है, लेकिन वही गैस आ जाओ बहुत कम, ठीक है? तो घनत्व में कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब हम समझेंगे बहने का गुण। अब ये बहने क्या होता है? ठोस में बहने का गुण ये तभी बहते हैं जब इनको गर्म कर दिया जाएगा, और जब कस के गर्म किया जाएगा तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? तो ठोस में बहने का गुण, ठोस को ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दिया, कहीं भी रख दो इसको ऐसे, तो ये क्या बह जाएगा? बाद में दूसरे दिन आओगे तो इसको बटोरोगे? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वही अगर जो आप तरल को रख दिए, तो तरल को रखने के लिए हमको एक पात्र का सहारा लेना पड़ता है, यानी यूं कह सकते हो बहने का गुण होता है, ठोस से अधिक है इसमें बहने का गुण। क्योंकि पानी अगर जो किसी बर्तन में, तेल को किसी बर्तन में, किसी भी द्रव को किसी बर्तन में नहीं रखोगे तो वो क्या हो जाता है? देखते ना, बोतल फूट जाते तो आपका पानी बह जाता है, बहता कि नहीं बहता है? लगती है तो पसीना बहता है। देखते हो ना, जैसे बोतल से निकलता है ना रिस रिस के, वैसे पसीना तुम्हारे त्वचा से निकलता है। अब वो द्रव है ना, तरल है ना, इसलिए वो निकल रहा है। तो आप एक बात समझ गए कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन द्रव में बहने का गुण। अब आप ये बताओ, मैं अभी तक जो बताऊं क्या वो बहुत कठिन है? नॉर्मल है, रोज उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। द्रव इस्तेमाल करते हैं, ठोस इस्तेमाल करते हैं। साइकिल पे चढ़ के आते हो ठोस पर, हवा साइकिल में भर के आते हो कि नहीं आते हो? खा पी करके, पानी पी करके आते हो। तो आप देखो ठोस नहीं बहता है, वहीं द्रव ठोस से ज्यादा, यानी द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। गैस की अगर जो बात कर ले तो इसमें भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बहने का गुण होता है। होता है कि नहीं होता है? इनको छोड़ दो बस, तुरंत गायब। गैस जब निकलती है ना, गैस वो चाहे साइकिल की हो, टायर की हो, कहीं की भी हो, वो तुरंत उड़ जाती है। उसके मॉलिक्यूल्स ठहरते नहीं हैं फिर, है ना? जैसे मैं आपको बात करूं, जब पेट खराब हो जाता है ना, पेट, तो गैस निकलती है, और वो गैस कैसी होती है? बदबू। क्या करती है वो? बदबू वाली गैस होती है। अब जरा सोचो, वो उड़े ना, ठहर जाए, जो छोड़े उसी के पास ठहर जाए तो दूसरा नहीं ठहरेगा फिर। इसलिए वो ना ठहरे तो ज्यादा ही बेटर है। तुरंत क्या हो जाएगी? हाँक भी दोगे ना हवा से तब भी उड़ जाती है ना? तो गैस नहीं ठहरती तो ज्यादा बेटर है। ये सिर्फ हंसाने के लिए, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए बोल देता हूं, बाकी और इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है? पांचवा गुणधर्म देखिए, उष्मा।
ठोस को यदि हम गर्म करें, ठोस को यदि हम गर्म करें तो वो क्या होंगे? फैलते हैं। अरे फैलते हैं कि नहीं फैलते हैं? देखते हो ना, लोहार क्या करता है? गर्म करके मारता है हथौड़ा और फैला देता है। यानी वो क्या करता है? उष्मा दे करके ठोस में प्रसार कर देता है, कर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसार उष्मा देने पर गैस में होगा। कहां पर होगा? जितनी ज्यादा आप टंकी में नीचे झोंकते हो ना, उतने ज्यादा तो देखो भाप बनती है, स्टीम बनती कि नहीं बनती है? बनती है ना। यानी सबसे ज्यादा उष्मा देने पर प्रसार गैस के अणुओं में देखने को मिलता है। तो यहां पर लिख लीजिए सबसे अधिक। क्या लिख लीजिए? सबसे अधिक, सबसे अधिक होगा। और इसमें बहुत कम, क्या लिखेंगे? मतलब फैलेंगे, उष्मा देने पर फैलेंगे, लेकिन जितना वो फैलेगा उतना ये थोड़ी ना फैलेगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा या कुछ ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर अधिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिक। ठीक है, और उसमें सबसे अधिक या बहुत अधिक। क्लियर हुआ? यानी उष्मा से ठोस कम, उससे ज्यादा द्रव और उससे भी ज्यादा। ये गुणधर्म है, तुलना है। देखो कितना सरल है ना। अगला पॉइंट हो जाएगा दाब। क्या हो जाएगा? दाब। भैया आप जरा समझिए, यदि हम ठोस पर दाब लगाते हैं, किस पे? ठोस पे, तो इनको आप दबा नहीं सकते हो। ठोस को आप दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? मतलब जैसे ये हमारे पास कोई मान ले लोहे का एक टुकड़ा है और इसके ऊपर ऐसे दाब डालो तो क्या ये दब जाएगा? नहीं दबेगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन पानी को द्रव पर यानी पानी पर दाब लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठोस से कुछ ज्यादा लगाया जा सकता है ना। दाब लगाया जा सकता है। आप देखते हो ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह आता है ना, तो प्रेशर ही तो डाला जाता है ना पानी पर, द्रव पर ऑयल वगैरह भरा जाता है, वो एक प्रकार का द्रव ही है समझ लीजिए। तो आप जब उस पर प्रेशर डालते हो तो क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा वो कंप्रेस होते हैं, थोड़ा सा वो कंप्रेस हो जाते हैं, यानी वो थोड़ा सा अपने आयतन को कम कर लेते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन यदि गैस की बात करें तो गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है। समझो कैसे? जैसे ये मान लिया मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मैं इधर बना देता हूं, यहां पर ये हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट? ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स गैस का यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां है दूर दूर है। लेकिन यदि हम ऊपर से दाब डालें पिस्टन लगा करके, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? और पास में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना भैया। लेकिन वही द्रव अप्लाई करिए, वही सिलेंडर नुमा बर्तन है, द्रव यहां तक भरा हुआ है, तो आप इस पर दाब डालेंगे तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा वाटर। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ठोस बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता है। सिलेंडर जो होता है ना गैस वाला, उसमें गैस को इतना दबा दिया जाता है, इतना कंप्रेस कर दिया जाता है ताप और दाब लगा करके, कि गैस के अंदर जो वो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो गैस के फॉर्म में नहीं होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। यदि गैस को आप बहुत ज्यादा दाब लगा के कंप्रेस कर देना भैया, तो वो तरल में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? तो दाब लगाने से
प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? उससे कम द्रव पर, उस सबसे कम ठोस पर। तो दाब का प्रभाव सबसे कम पड़ता है किस पे? ठोस पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे कम या बहुत कम। ठीक है, सबसे कम प्रभाव पड़ेगा दाब का। और इसमें कुछ ज्यादा या अधिक, हाँ, या ठोस से अधिक लिख सकते हो। यस सर। ठोस से क्या हो जाएगा? अधिक। और इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। ये बात किसको किसको समझ में आ गई? ये दाब का मतलब किसको किसको समझ में आ गया है? ये दाब का मतलब किसको किसको समझ में आ गया भाई? सबको आ गया ना? एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। ठोस को दबाइए, नहीं दबेगी, लेकिन द्रव पर ठोस से थोड़ा अधिक पड़ता है क्या प्रभाव? दाब डालने से वो कंप्रेस होते हैं थोड़ा। लेकिन गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है दाब लगा करके। सिलेंडर में गैस दाब लगा करके ही भरी जाती है, इसीलिए 14 किलो आ जाती है। नहीं तो अगर जो आप 5 किलो भी भरोगे तब भी तो वो पूरा आयतन घेर लेगी। दिमाग लगाओ जरा। 2 किलो भरोगे तब भी वो पूरा आयतन घेरेगी, लेकिन उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। और सिलेंडर की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है, नहीं तो तुरंत फट जाए। गैस के मॉलिक्यूल्स को रोकना बहुत बड़ी बात है। वो इतना ज्यादा सतह पर फोर्स लगाते हैं, अगर जो बॉडी किसी भी जिस भी बर्तन में आप भर रहे हो, यदि उसकी बॉडी मजबूत ना हो तो तुरंत फट जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? अगला पॉइंट हो जाएगा विभाजन या विभाजनशीलता। ठीक है, विभाजनशीलता भी लिख सकते हैं। देखिए, ठोस को विभाजित किया जा सकता है। मतलब चाक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हो ना ठोस को? लेकिन द्रव को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हो। द्रव को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हो, उनको छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन वहीं गैस को ना आप तोड़ सकते हो और ना ही छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर सकते। क्लियर हुआ? यानी ठोस को तोड़ा जा सकता है। यहां पर लिख लीजिए, तोड़ा जा सकता है। इसमें तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? छोटी छोटी बूंदों में क्या कर दिया जाता है? और इसमें दोनों नहीं किया जा सकता, ना परिवर्तित कर सकते हो और ना ही आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी इसको तोड़ा जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, परिवर्तित किया जा सकता, और इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी तोड़ा ना ही इसको तोड़ा जा सकता है, ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रही ना बात आपको? चलिए, हमने आपको 7 गुणधर्म बताए हैं, अभी और हैं। अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको साफ करके 2-4 और हैं वो भी समझा देता हूं। हमने आपको 7 पॉइंट बता दिए हैं। 8वां पॉइंट देखिए, गलनांक। देखिए, हमने आपको 7 पॉइंट बता दिए हैं। 8वां पॉइंट है गलनांक ऑब्लिक क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? जब हम ठोस को द्रव में बदलते हैं और जितने टेम्परेचर में वह द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाती है, ठोस से द्रव में, गलन और गलनांक में भी डिफरेंट होता है। यहां पर लिखा है हमने गलनांक।
तो वो चीज क्या, यानी वही टेम्परेचर या वह ताप जिस पे कोई पदार्थ गलना प्रारंभ हो जाए क्या कहलाएगा? गलना। वह पदार्थ जो या जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलना चालू हो जाए क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो भैया ठोस का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। होता है कि नहीं होता है? भाई ठोस को देखो गलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए ना भैया। भाप बनाने के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? बहुत ज्यादा। तो गलनांक और क्वथनांक ठोस का बहुत अधिक होता है। क्लियर हुआ? द्रव का ठोस से कम होता है। यहां पर लिख लीजिएगा निश्चित क्रांतिक ताप। अब अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट रिक्त स्थान। रिक्त स्थान जिसको हम अंतरा आणविक स्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो देखिए ठोस में जो अंतरा आणविक स्थान होता है, अंतरा आणविक स्थान मतलब भैया जैसे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कितने भी मॉलिक्यूल्स हों उनके बीच में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, जो जगह होती है, उसी को तो अंतराणविक स्थान बोलते हैं। तो ठोस में जो अंतराणविक स्थान होता है ना भैया, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें क्या होगा? द्रव में ठोस से अधिक। और गैस में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आपको ये नवा पॉइंट समझ में आ गया? 2 विसरण फैलाव। ठोस में विसरण बहुत क्या होगा? कम होगा। यानी कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत कम विसरित होते हैं, बहुत कम फैलते हैं। वो बात समझ में आ रही ना? और वहीं द्रव के ठोस से अधिक। और ये बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा विसरित होते हैं। पॉइंट नंबर 11 में आकर्षण बल। देखिए ठोस के 2 अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसीलिए तो उसमें मजबूती ज्यादा होती है ना। उनके अणु आपस में बहुत जकड़ के बंधे हुए होते हैं। लेकिन वहीं द्रव की बात करें तो क्या होता है? ठोस से कम। यानी द्रव के अणु आपस में बंधे तो होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा उनमें आकर्षण बल कम होता है। क्लियर हुआ? और गैस में लिख लेंगे होता ही नहीं है। है ना भाई? ये तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। गैस के अणु आपस में बंधना थोड़ी ना चाहते हैं। वो क्या होना चाहते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं। गुब्बारा फटा, गैस उड़ी। तो गैस के अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनमें आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता है। आज का पढ़ाया हुआ प्रत्येक टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। घर पे जाइए, रिवाइज करिए, ठीक है?